हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम बात कर रहे हैं चतुर्भुजों को समझना। जो अपनी आकृति होती है चतुर्भुज की, उस चतुर्भुज की आकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आती है कि चतुर्भुज है तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या है। चतुर्भुज है उसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो मैंने परिभाषा लिखी है, चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। कितने भुजा होने चाहिए? चार भुजा होने चाहिए। चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति होनी चाहिए। और आकृति कैसे होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 चार भुजाओं से मिलकर बनी कैसी आकृति है? ये बंद आकृति है। यदि आपने भुजाओं की संख्या 3 रखी है तो चतुर्भुज नहीं बनना है। 3 से क्या बनता है? त्रिभुज। तो भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए? 4। अब भुजाओं की संख्या 4 है तो मैंने देखो 1 2 3 ये 4 कर दी। क्या चतुर्भुज बन गया? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि भुजा तो 4 है, 1 2 3 और 4। लेकिन इस आकृति को आपने क्या नहीं किया? बंद नहीं किया। ये आकृति क्या नहीं है? बंद नहीं है, तो ये चतुर्भुज नहीं है। चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति होनी चाहिए। इस भुजा को आपको बंद करना पड़ेगा इस प्रकार से। जब आप बंद करोगे तब क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। जैसे 1 2 3 ये 4 चतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार से। तो परिभाषा हो जाएगी, चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोला जाता है। तो ये चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज नहीं है। ये चतुर्भुज नहीं है। समझ गए? फिर आगे चलते हैं। अब चतुर्भुज के बारे में बाद में बात आती है। एक परिभाषा आती है बहुभुज की। क्या आती है? बहुभुज। इस बहुभुज की परिभाषा से ही अपनी चतुर्भुज की परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा, जितनी भी अपनी आकृतियां भुजाओं के आधार पर, वो सभी इस बहुभुज के आधार पर परिभाषा दी जाती है। तो पहले बार इसकी बात करते हैं कि बहुभुज क्या आती है। तो देखो, बहुभुज की परिभाषा क्या है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। इसमें भुजा कितनी बताई गई है? या तो 3 या 3 से अधिक। कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 3 या 3 से कितने होने चाहिए? अधिक कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 3। 3 से कम है तो बहुभुज का निर्माण नहीं होगा। जैसे 3 से कम की बात करूं मैं, तो मैंने 2 भुजा किया, तो 2 भुजा किया, इससे बहुभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आकृति कैसे होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। और बंद आकृति इससे बनेगी नहीं। 2 भुजाओं से कभी भी बंद आकृति नहीं बनेगी। तो बंद आकृति होने के लिए कम से कम कितनी भुजा चाहिए? 3। तो ये परिभाषा हो जाएगी कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। तो बहुभुज के लिए भुजाएं न्यूनतम कितनी है? 3। तो 3 भुजा वाली बंद आकृति ये रही, 4 वाली ये रही, 5 वाली ये रही, 6 वाली ये रही, 7 8 9 आप बना सकते हो। तो ये हो गई बहुभुज की परिभाषा। अब बहुभुज के आधार पर क्या आता है कि 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। 5 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? पंचभुज। 6 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? षटभुज। 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ये सभी आकृतियों की क्या हो जाएगी? परिभाषा। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आता जो बहुभुज है, इस बहुभुज के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। अलग अलग प्रकार भी हैं। अब इस बहुभुज में एक बहुभुज आता है समबहुभुज। कौन सा बहुभुज? समबहुभुज। सम और विषम। परिभाषा एक की बहुभुज। समबहुभुज। समबहुभुज की परिभाषा ये है, बहुभुज आप जानते हो कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। तो समबहुभुज वह बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या होती है? समान। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप चाहे भुजाएं कितनी हो जाए, उनकी माप क्या होनी चाहिए? समान। सभी भुजाओं की माप यानी लंबाई माप समान हो। वह बहुभुज
जिसकी सभी भुजाओं की माप समान हो क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, समबहुभुज। और वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप एक समान नहीं होती है वो कौन सा होता है, विषमबहुभुज। ठीक है, तो समबहुभुज की आकृति बनाते हैं। ये जैसे ये भुजा सभी माप मैंने समान किया है, बहुभुज है तो सभी मैंने माप समान किए, ये भुजा सभी समान लंबाई की है तो समबहुभुज है। ये मैंने किया है तीनों को समान माप का बनाया है तो समबहुभुज है। ये मैंने किया है तीनों पांचों आकृति है जो भुजाएं हैं समान माप की है तो समबहुभुज है। ये समचतुर्भुज है, ये समत्रिभुज है, ये समपंचभुज है। ठीक है, ये आती है। अब वो इनमें परिभाषा ये आती है, पहले बात करते हैं कि कोई भी बहुभुज है तो उसमें विकर्ण कैसे डाला जाता है, तो बहुभुज में विकर्ण डाला जाता है क्या, विकर्ण। विकर्ण कैसे डाला जाएगा देखना, जैसे मैंने एक बहुभुज दिया है, मैंने चतुर्भुज की आकृति ली है। आप चतुर्भुज की बात करोगे तो ये चतुर्भुज है, कोई भी आकृति ले सकते हो बहुभुज में, इसमें विकर्ण डालते हो आप। तो विकर्ण जैसे इस शीर्ष से विकर्ण डालना है तो इसके आसन शीर्षों को छोड़ते हुए जो भी शीर्ष बचे हुए हैं उनको आप मिला दोगे। तो इसका आसन शीर्ष इसके पास वाले शीर्ष होते हैं तो ये और ये शीर्ष आपको छोड़ना है, बाकी जो भी शीर्ष बचे हैं उनसे आप मिला दोगे। तो इसका जो विकर्ण है वो कौन सा है, ये इस शीर्ष का विकर्ण कौन सा है, इसके आसन से छोड़ दोगे और ये इसका विकर्ण है। तो इस प्रकार किसी भी आकृति में आप विकर्ण बनाओगे, जैसे आकृति अपनी ये पंचभुज की आकृति थी, इस पंचभुज की आकृति में आप विकर्ण बनाओगे, इस शीर्ष का विकर्ण चाहिए तो इसके आसन शीर्ष ये और इसको छोड़ोगे बाकी को मिला दोगे। तो इस शीर्ष को मिलाना है, इसका चाहिए इसको इसको छोड़ दोगे, इसको मिलाओगे और इसे मिला दोगे, इसका चाहिए तीन तो को इससे मिल गया, इससे मिला दो। इस प्रकार से इसके आप विकर्ण खींच दोगे। यानी किसी भी बहुभुज की आकृति में आपको विकर्ण खींचने है तो जिस शीर्ष का विकर्ण खींचना है उस शीर्ष के सम्मुख शीर्ष को छोड़ दो, बाकी जो भी शीर्ष बचे हुए हैं उनसे आप मिला दोगे। इस प्रकार से विकर्ण खींचे जाएंगे। ठीक है, फिर विकर्ण के बाद में बात आती है कि विकर्ण के आधार पर चतुर्भुज में अलग किया जाता है। एक तो होता है उत्तल, एक होता है अवतल बहुभुज। एक तो उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ आकृतियां बना रहा हूँ, जैसे एक आकृति मेरे पास ये है, एक आकृति मेरे पास है ये है, एक आकृति मेरे पास है ये है। इन तीन आकृतियों की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें जब मैं विकर्ण खींचूंगा तो इसमें विकर्ण आपको ये दिखाई देगा, इसमें विकर्ण कैसे हैं देखो, इसका सम्मुख शीर्ष ये, इसका ये, तो सम्मुख शीर्ष को छोड़ते हुए बाकी शीर्ष से मिलाओगे, तो इससे मिलाओगे, एक आप इस शीर्ष से मिलाओगे, इससे मिलाओगे, इस प्रकार से खुला करेगा। इसका बनाओगे तो ये बन गया और ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। इसका बनाओगे ये विकर्ण बन जाएंगे। इन विकर्णों के आधार पर एक तो आता है अवतल बहुभुज, एक तो आता है अवतल, अवतल, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो इनमें देखो क्या फर्क है, इनमें आकृति उत्तल भी बनी हुई है और अवतल भी बनी हुई है। वो कौन कौन सी है देखो, ये आकृति एक है, ये आकृति मैंने दो दी है और ये आकृति तीन दी है। और आपको इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि आपको आकृतियां दे देगा तो बताएगा इनमें कौन कौन सी आकृति उत्तल बहुभुज है, कौन कौन सी अवतल है। देखो इस पर विकर्ण की बात करते हैं। इस आकृति में आपने दो विकर्ण बनाए उत्तम, उन दोनों विकर्ण को बनाए वो विकर्ण इस आकृति के अंदर ही बने हुए हैं। लेकिन इस आकृति में देखना, इस आकृति में ये आकृति यहाँ से ये थी, इसमें ये दो विकर्ण तो अंदर की ओर बने, लेकिन ये विकर्ण देखो इस आकृति से बाहर की ओर चला गया। ये विकर्ण क्या चला गया, इस आकृति के बाहर की ओर। इस आकृति में विकर्ण बाहर बना है, इसमें देखेंगे सभी विकर्ण इस आकृति के अंदर बने हुए हैं। तो जिस आकृति में एक भी विकर्ण, जिस बहुभुज में एक भी विकर्ण बहुभुज के बाहर की ओर बने तो वो बहुभुज कौन सा होता है, अवतल बहुभुज। जिस बहुभुज में एक भी विकर्ण
यदि बहुभुज की आकृति से बाहर बन जाए तो वो अवतल हो जाएगा, बाकी जिसमें विकर्ण अंदर की ओर बन जाए वो कौन सा होता है, उत्तल बहुभुज। तो इन आकृतियों में अवतल बहुभुज कौन सा है, 2 नंबर का, क्योंकि इसमें विकर्ण क्या बना हुआ है, बार बना है। उत्तल बहुभुज कौन सा है, 1 नंबर और 3 नंबर, ये कौन सा है, उत्तल। समझ गए उत्तल और अवतल की। इसमें एक भी विकर्ण बाहर बन जाए तो वो अवतल, जिसमें विकर्ण अंदर की ओर बने वो हो जाएगा कौन सा, उत्तल। तो ये उत्तल और अवतल की बात थी। एक बात आती है कि कोई भी जो बहुभुज है उस बहुभुज में कोणों के बारे में बात आती है। कोणों के बारे में बात आती है कि इसमें जो कोण बने हुए वो आंतरिक कोण से या अंतः कोण कौन से, बाह्य कोण कौन से। जैसे मैं त्रिभुज की बात करूं, 3 भुजाओं की एक आकृति लेता हूं, ये 3 भुजाओं की मेरे पास आकृति है। इन 3 भुजाओं की आकृति में देखो यहाँ पर कोण बना है, यहाँ पर कोण बना है, यहाँ पर कोण बन रहा है। इस त्रिभुज की आकृति के अंदर बने हुए तो कौन से कोण होंगे, अंतः कोण। कौन से, अंतः कोण। कौन से कोण है, अंतः कोण। और इस त्रिभुज की आकृति के बाहर बन जाए वो कौन से जाएंगे, बाह्य कोण। बाहर का मतलब देखो ये होता है कि इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पर कोण बन गया, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पर कोण बन गया, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पर कोण बन गया। ठीक है, तो ये कौन से कोण है, बाह्य कोण। कौन से कोण है, बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण। अंदर बने अंतः कोण, बाहर बने बाह्य कोण। अब एक ये होता है कि किसी भी आकृति की बात करें, कोई भी आकृति है, किसी भी आकृति की बात करें, किसी भी आकृति के लिए, किसी भी आकृति के लिए, किसी भी आकृति के लिए होता है कि जो बाह्य कोण है, किसी भी आकृति के लिए बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, किसी भी आकृति के लिए बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चाहे वो आकृति त्रिभुज की हो, चाहे चतुर्भुज की हो, चाहे पंचभुज की हो, उनके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। यानी जैसे ये बाह्य कोण, ये कोण, इन तीनों कोणों को आप जोड़ोगे तो इन तीनों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री। तो चाहे किसी भी आकृति में उनका योग कितना होना है, 360 डिग्री। फिर बात आती है कि किसी भी आकृति के लिए अंतः कोण का योग कितना होता है, तो अंतः कोण, अंतः कोणों का योग। इस अंतः कोण के लिए जब आकृति जैसे जैसे बदलती जाएगी, अंतः कोणों का योग बदलता जाएगा। जैसे त्रिभुज के लिए 180 डिग्री होता है अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के लिए 360 होता है, पंचभुज के लिए 540 होता है। इस प्रकार से अलग अलग आकृतियों के लिए अंतः कोण का मान बदलता जाएगा। तो वो सूत्र से आता है अंतः कोणों का योग। ये होता है, सूत्र होता है n-2 × 180 डिग्री, n-2 × 180 डिग्री। जहां n क्या होता है, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या, यानी n होता है भुजा। त्रिभुज तो 3 भुजा, चतुर्भुज तो 4 भुजा, पंचभुज तो 5 भुजा, षटभुज तो 6 भुजा। ठीक है, तो अंतः कोण निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का। कौन सा सूत्र है, n-2 × 180 डिग्री, ये आता है। ठीक है, जैसे इस सूत्र के आधार पर हमें अलग अलग प्रकार के जो बहुभुज है उनमें हम क्या ज्ञात करें, कोण ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लो इस प्रकार है कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बताना आपको। तो पंचभुज है, देखो सूत्र होता है n-2 × 180। पंचभुज में n बराबर कितना होता है, n बराबर 5। पंचभुज में 5 भुजा होती है, तो n बराबर 5 रखने पर, n बराबर जो है 5 रखते हैं, तो 5 - 2 × 180 यानी 3 × 180, तो 18 × 18 36 54 यानी 540 डिग्री। चतुर्भुज में आता है, चतुर्भुज में सूत्र रखें, n का मान चतुर्भुज के लिए 4 होता है, तो 4 - 2 × 180 डिग्री यानी 2 × 180 यानी 360
डिग्री, 360 डिग्री। इस प्रकार से चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग हमें ज्ञात कर सकते हैं कि अंतःकोण है तो भुजाओं की संख्या मान रखेंगे, जिस आकृति का देगा उसमें अंतःकोणों का योग आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।